नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज का जो चैप्टर हमने लिया है वो है गुप्त काल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात कहना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से होते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। गुप्त वंशावली की चर्चा कुमारगुप्त के विलसड स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से भी मिलती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर के निकट भीतरी जगह पे स्थित है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा अपने सिक्के पर कुमार देवी का नाम खुदवाया। गुप्त संवत 319 चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। संपूर्ण गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए सर्वराजो क्षेत्र विरुद्ध मिलता है। वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। हरिशेड लिखित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का विवरण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन को एक ही साथ कुमार मात्य संधि विग्राहक एवं महादंड नायक का पद प्राप्त था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक छत्रप रुद्र सिंह तृतीय को हराकर गुजरात पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में चांदी के व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा शकारी की उपाधि धारण की। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम इसी ने चलवाए। मेहरौली दिल्ली में लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजय का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश वाकाटक के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री थे। इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य आदि उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उज्जयिनी इसकी दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर, वररुचि जैसे नवरत्न मौजूद थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय स्थल मार्ग से भारत आया तथा समुद्री मार्ग से वापस लौटा था। कुमारगुप्त सुव्यवस्थित शासन का वर्णन वत्स भट्ट लिखित मंदसौर अभिलेख से मिलता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि धारण की थी। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ तथा जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर कला का विकास एवं रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से संपादन गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण, भूमिकर अधिकारी, शौल्किक, सीमा शुल्क एवं चुंगी संग्रहकर्ता, पुस्तपाल, रिकॉर्ड रखने वाला आदि प्रमुख अधिकारी थे। गुप्त काल में गांव का प्रधान मुखिया या महत्तर तथा नगर का प्रधान पुरपाल कहलाता था। इस काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। वह उत्पादन के 1/6 भाग का अधिकारी था। गुप्त काल में विष्टि बलात् श्रम अथवा बेगार का एक प्रकार था। इसमें श्रम से छूट के लिए एक निश्चित राशि कर के रूप में देय होती थी। गुप्त काल में भूमिकर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। अग्रहार सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला अनुदान था। भूमिकर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए महाछपटलिक और कारणिक नामक पदाधिकारी थे। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवान तथा आढ़वाप भूमि माप का पैमाना था। वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की।
फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन हो चुका था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में अवगुंठन का उल्लेख किया है। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं तथा वेश्याओं का वर्णन मिलता है। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी से सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता है, जिसमें सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का वर्णन है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ एवं बुधगुप्त का एरड़ अभिलेख विष्णु स्तुति से प्रारंभ होते हैं। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। इस काल में चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अजंता एवं बाघ की गुफाओं से मिले हैं। अजंता की गुफाओं में जहां उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है, वहीं बाघ के चित्रों में मानव के लौकिक जीवन की झांकी मिलती है। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान तथा धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। वराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। गुप्त काल के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य वसुबंधु असंग एवं दृढ़नाग थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उम्मीद है कि इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अन्य सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ से जाके आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।